तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9 के फिजिक्स से चैप्टर 3 ग्रेविटेशन के टॉपिक केपलर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। केपलर्स के द्वारा दिए गए प्लानेटरी मोशन के कुछ लॉज हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के द्वारा हम बहुत ही बढ़िया से इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाइम को बर्बाद न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और प्लानेटरी मोशन को पढ़ते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक है केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। केपलर्स के द्वारा जो प्लानेटरी मोशन दिए गए थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए। करेंगे। देखिए जो प्लैनेट्स है ये सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, तो उसी तरह के मोशन को कहा जाता है प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने 3 लॉज दिए थे रिलेटेड टू प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट जो सन के चारों तरफ जिस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, इसके पीछे के 3 लॉज उन्होंने दिया था। पहले लॉ में केपलर कहते हैं द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, प्लैनेट जिस पाथ में सन के चारों तरफ घूम रहा है उस पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। चलिए सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि आखिर ये एलिप्स है क्या। चलिए देखते हैं एलिप्स है क्या और ये फोकाई का मतलब क्या है। एक्चुअली ये फोकस का प्लूरल फॉर्म है फोकाई। तो चलिए फोकस एक एलिप्स का ये क्या होता है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं एलिप्स क्या होता है। तो मान ले एक सर्कल है, अब इस सर्कल को अगर हम चपटा कर देते हैं तो यही बन जाता है एलिप्स, इसी को हम एलिप्स कहते हैं। अब चलिए इसे सर्कल के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं। लेट्स से ये एक सर्कल है और ये रहा उसका सेंटर। तो सर्कल एक ऐसा शेप है जहाँ पर कि उसका हर एक पॉइंट, चाहे पॉइंट यहाँ पर हो, चाहे पॉइंट यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो, इसका हर एक पॉइंट सेंटर से उनका जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम होता है और इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसे चलिए r से डिनोट कर लेते हैं और इस पॉइंट का भी डिस्टेंस सेंटर से उतना ही रहेगा r, सेम डिस्टेंस, चाहे पॉइंट कहीं भी हो, सर्कल पे पॉइंट कहीं भी हो, सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम रहेगा। ये सर्कल का डेफिनेशन है। अब जैसे सर्कल का सेंटर होता है, एलिप्स के साथ भी कुछ ऐसा ही चीज़ एसोसिएटेड होता है, उसे कहा जाता है एलिप्स का फोकस। एलिप्स का एक फोकस नहीं होता है बल्कि 2 फोकाई होता है। सर्कल का एक सेंटर होता है और एलिप्स का 2 फोकाई होता है। यहाँ पर ये एक फोकस, ये दूसरा फोकस। अब देखिए एलिप्स डिफाइंड कैसे होता है। इस एलिप्स का ये एक फोकस और ये एक फोकस। इस एलिप्स में किसी भी एक पॉइंट को कंसीडर कर ले, लेट्स से ये वाला वो पॉइंट है, तो एक फोकस से इसका जो डिस्टेंस है और दूसरे फोकस से इसी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इन डिस्टेंसेस को चलिए नाम दे देते हैं। ये सीधा नहीं हुआ लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगा। 2 डिस्टेंसेस को नाम दे देते हैं L1 और ये L2। तो ये जो L1 और L2 का सम होगा, ये सम कांस्टेंट होगा। कहने का मतलब ये है पॉइंट कहीं भी हो, पॉइंट यहाँ पर अगर हो तो एक फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस और दूसरे फोकस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इन दोनों का सम जो है ये कांस्टेंट होगा। लेट्स से ये L3 है और ये लेंथ L4 है, तो L3 प्लस L4 L1 प्लस L2 के बराबर होगा। L3 प्लस L4 इज इक्वल टू L1 प्लस L2। चाहे पॉइंट कहीं भी हो, यहाँ पॉइंट कंसीडर करें और एक फोकस से यहाँ इसे जोड़ दे, दूसरे फोकस से इसे जोड़ दे। ये वाला लेंथ जो है चलिए इसे नाम दे देते हैं L5 और ये वाला जो लेंथ है ये है L6, तो इसी के बराबर होगा L5 प्लस L6। तो इस तरह से एलिप्स को डिफाइन किया जाता है कि ऐसा एक शेप जिसके हर एक पॉइंट, जिस पे हर एक पॉइंट का दोनों फोकाई से जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम ये फिक्स्ड हो, ये कांस्टेंट हो। तो ये तो हो गया एलिप्स का डेफिनेशन। अब देखते हैं ये जो फर्स्ट लॉ है केपलर का, फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये क्या कह रहा है कि प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है, जिस
ऑर्बिट में, जिस पाथ में ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, ये जो ऑर्बिट है ये एक एलिप्स होता है। वैसे अब तक हम जो भी अपने किताबों में देखते हैं उससे हम एक अंदाज़ा बनाते हैं और हमें लगता है कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। वैसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करना बहुत 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 किस्मत वाली बात है, क्योंकि सर्कल जो है एलिप्स का एक बहुत ही स्पेशल फॉर्म है, ना इधर से चपटा ना उधर से चपटा, बिल्कुल गोल। तो ये बहुत किस्मत की बात है, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। तो प्लैनेट्स जो है उसका जो पाथ होता है, जो ऑर्बिट होता है, वो नॉर्मली एलिप्स होता है। तो ये एलिप्टिकल पाथ में घूमता है और सन इसके एक फोकस में होता है, वन ऑफ द फोकाई, दो फोकाई में से एक फोकस में सन सिचुएटेड होता है। लेट्स से ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये अर्थ है और ये अर्थ का ऑर्बिट है। तो अब ये जो एलिप्टिकल पाथ में घूम रहा है, ये जो एलिप्स है, इस एलिप्स के किसी एक फोकस में रहेगा सन, सिचुएटेड होगा सन। तो लेट्स से सन यहाँ पर सिचुएटेड है। तो फर्स्ट लॉ, केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, ये हमें यही चीज़ बताता है कि प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है ये एलिप्टिकल होगा और सन उस एलिप्स के एक फोकस में सिचुएटेड होगा। अब चलिए दूसरा लॉ जो है इसे भी देख लेते हैं। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए इसे समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कहा गया है। चलिए देख लेते हैं इस पूरे चीज़ का मतलब क्या है। मान ले कि अर्थ अभी यहाँ पर है, वैसे तो अर्थ तो ये रिवॉल्व करेगा इस पाथ में, इस एलिप्टिकल पाथ में। ये एक बार सन का पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? नियरली 365 डेज, 365 डेज एंड नियरली 6 आवर्स। तो इतना समय इसे पूरा चक्कर काटने में लग जाता है। चलिए हम कंसिडर कर लेते हैं 1 महीना, 30 डेज। चलिए 30 डेज बाद अर्थ डेफिनेटली यहाँ कुछ आगे होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये ऑब्वियसली स्केल में नहीं है। अर्थ और सन का साइज लगभग बराबर दिख रहा है आपको, ये स्केल में नहीं है। सो 30 डेज बाद अर्थ लेट्स से कि यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ घूमते यहाँ से यहाँ तक पहुँचा 30 डेज में, 30 डेज। तो ये जो कह रहा, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सबसे पहले तो ये देखें, लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, मतलब ये लाइन हमने ज्वाइन कर दिया दोनों के सेंटर को। स्वीप इक्वल एरिया, मतलब ये कुछ एरिया स्वीप करेगा। 30 डेज में अर्थ जो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ, ये जो एरिया स्वीप कर रहा है, ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। ये 30 डेज में ये जो लाइन है ये इतना एरिया स्वीप कर रहा है। अब ये कहा गया कि ये जो एरिया स्वीप करेगा ये इक्वल होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब 30 डेज बाद और फिर से 30 डेज बाद ये अर्थ जो है, लेट्स से ये अर्थ यहाँ पर आ गया घूमते 30 मोर डेज। सो 30 डेज मोर, फिर से 30 डेज बाद ये यहाँ पर आया। अब ये जो लाइन होगा अर्थ और सन के बीच का जो लाइन होगा, ये अब इन 30 डेज में, यहाँ से लेके यहाँ तक इन 30 डेज में कितना एरिया स्वीप करेगा, वो एरिया होगा ये वाला। Let us say this area is A1 and this area is A2। तो देखिए इंटरवल ऑफ टाइम देखिए इक्वल है, 30 डेज एंड 30 डेज। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जो एरिया स्वीप करेगा वो एरिया बिल्कुल बराबर होगा। दैट मीन A1 शुड बी इक्वल टू A2। यही है केपलर का सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब चलिए थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ। तो थर्ड लॉ जो है ये कहता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। वैसे देखा जाए तो अगर एलिप्टिकल पाथ में ये घूमेगा, सन अगर वन ऑफ द फोकाई में होगा, तो फिर ये डिस्टेंस जो होगा सन के साथ इस प्लैनेट का, यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हमने अर्थ माना था, तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम नहीं होगा। देखिए ये जब घूम फिर के यहाँ पर आएगा घूमते हुए तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, फिर जब यहाँ पर आएगा फिर डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। सो ऐसे में ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस सेम नहीं है। तो मीन डिस्टेंस का मतलब है एवरेज डिस्टेंस।
यहाँ से सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है उसका जो एवरेज होगा पूरे 365 डेज में एक बार पूरा चक्कर लगाने में, जो इसका एवरेज डिस्टेंस होगा, उस एवरेज डिस्टेंस की बात किया जा रहा है। लेट्स से दैट एवरेज डिस्टेंस इज आर। चलिए हम मान लेते हैं ये एवरेज डिस्टेंस आर से हम डिनोट करेंगे। सो द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड टी। अब यह ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है? एक बार पूरा चक्कर लगाने में, इसके पूरे ऑर्बिट में एक बार पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, दैट इज नियरली 365 डेज फॉर अर्थ। अर्थ के लिए ये लगभग 365 डेज होता है, 365 डेज एंड नियरली 6 आवर्स। तो ये जो ऑर्बिटल पीरियड है, दैट मीन एक बार चक्कर लगाने में जो समय लगा, इस ऑर्बिटल पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये होगा कि मीन डिस्टेंस, जिसे कि हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे थे, सो मीन डिस्टेंस का क्यूब, मीन डिस्टेंस का क्यूब ये प्रोपोर्शनल होगा इसका जो टाइम पीरियड है, इस प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के स्क्वायर पे। तो ये हो गया केपलर का थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। वैसे केपलर के इन 3 लॉज में ये क्लियर नहीं है कि ऐसा कौन सा एजेंट है जिसके कारण कि अर्थ सन के चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व करता है, या कोई भी प्लैनेट अपने स्टार के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व करता है। उसका आंसर न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता है, जहाँ पर ये क्लियर होता है कि दो मासेस के बीच, लेट्स से दैट इज इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल लेटर एम है, दो मासेस के बीच एक फोर्स एक्ट करता है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, और वो फोर्स एक दूसरे के तरफ होता है। यहाँ पर ये जो फोर्स है सन पे लगा हुआ फोर्स अर्थ के तरफ होगा, अर्थ पे लगा हुआ फोर्स जो है ये सन के तरफ होगा। और ये जो फोर्स है फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम ये पाते हैं, दिस फोर्स इज इक्वल टू अ कांस्टेंट जिसे कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, इनटू मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी इनटू मास ऑफ द सेकंड बॉडी डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ऐसा कहा जाता है न्यूटन को केपलर के थर्ड लॉ से काफ़ी मदद मिला था। थर्ड लॉ से ये न्यूटन पता लगाए थे, ऐसा कहा जाता है, ये पता लगाए थे कि हाउ दिस फोर्स, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। वैसे इस पे हम आज के इस वीडियो पे बात नहीं करेंगे, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि न्यूटन कैसे पता लगाए होंगे कि हाउ दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसी के साथ हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हुआ। आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया से और बहुत ही आसानी से हमने कंप्लीट किया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक के साथ। तो चलिए धन्यवाद।